सो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को इस पहले सेशन में स्वागत है। ये हाँ, स्पीकर ऑफ रखेंगे, जब कभी मैं बोलूं या पूछना हो तो आप बात करेंगे। आप जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सभी स्पीकर ऑफ रखिए, जिससे कि मैं अपनी बात बता पाऊं आपको, और आपसे जब पूछना हो मैं पूछ पाऊं। ठीक है? ये सारे चीज ऑडिबल हैं, आप वीडियो सही से देख पा रहे हैं? प्लीज रिस्पॉन्स। ओके, सो देखिए, ये बहुत दिन से वेटिंग में था कि मैं लाइव क्लास में सभी बच्चों से जुड़ूं और जो चीजें जरूरी है उसको डिस्कस कर पाऊं। अभी जो हमने प्रोग्राम लाया 45 डेज रिवीजन प्रोग्राम्स है, जो अभी आने वाले दिनों में चलेगा, और इसमें हम 20 टेस्ट लिखेंगे। अभी तक बच्चों ने करीब 2 टेस्ट लिखे हैं, तीसरा टेस्ट ओशनोग्राफी का सभी ने अपलोड किया नहीं है। तो अभी जो सेशन है उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो भी फिजियोग्राफी, जिसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करना चाहता हूं। राइट? उसमें देखिए कि जो आपके कंटेंट्स हैं, आपने जो लिखे हैं, उसका बेहतर आंसर क्या होना चाहिए। राइट? सो गो फॉर, हमने जो क्वेश्चन दिए थे वो आपको विजिबल होगा, ये बोर्ड पे आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय प्लेट टेक्टोनिक, डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स। लिखा है, सभी बच्चों ने लिखा है, सही से लिखा है। किसी बच्चों को यह प्रॉब्लम था कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होता है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ाया है, उसमें आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को डिफाइन किया है। पहले क्रम के भूआकृति क्या होते हैं, द्वितीय क्रम के भूआकृति क्या होते हैं, और तृतीय क्रम की भूआकृति क्या होते हैं। तो इन चीजों की व्याख्या हमने पहले कर दिया था, इसलिए ऐसा इन्हें क्वेश्चन दिया। आपको आमतौर पर अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा, बीपीएससी पूछता है, तो ऐसा पूछेगा, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जो इंडोजेनिक फोर्स से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। या आपको देगा वोल्केनोज या माउंटेन कोऑर्डिनेट की व्याख्या कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था जो डेविस थ्योरी से, हालांकि डेविस और प्लैंक पूछ चुका है, लेकिन उसका एक यूनिक क्वेश्चन है कि डेविस का स्टेटमेंट है, भूआकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तीसरा है, ज्वालामुखी क्रिया से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा करें। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थे जो जियोमॉर्फोलॉजी से थे। अब देखिए, मैं इन सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये क्या आंसर होना चाहिए। आप जो भी इस बैच में जुड़े हुए हैं, अभी ऑनलाइन ज्वाइन कर पाए हैं, वो इन चीजों को नोट करेंगे और ड्राफ्ट करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया तो हम उसका बेहतर आंसर कैसे लिख पाएंगे, और उसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए और किस वे में होना चाहिए। तो यहां देखिए कि हमारे पास जो ये समझिए कि हमारे पास ये पेपर एरिया है और हमें 50 मार्क्स के लिए पेपर लिखना है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में आप इसको परिभाषित कर जाइए। सबसे पहले आप प्लेट टेक्टोनिक की परिभाषा है उसको लिख जाइए, दैट इज परिभाषा। परिभाषा में एग्जामिनेशन में जो आपका स्टेप्स होगा, ध्यान रखिए कि परिभाषा में कम शब्दों में एक बेहतर परिभाषा हो। राइट? सबसे पहले हमने बताया था प्लेट क्या है और टेक्टोनिक्स क्या है। यानी प्लेट जो है पृथ्वी का एक ठोस हिस्सा है जो स्थेनोस्फीयर पे तैरता है, और विवर्तनिक प्लेटों के बीच की अंतःक्रिया है। हिंदी में ऐसा लिखेंगे, अंतःक्रिया है, और इंग्लिश में लिखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स है। सो प्लेट्स आर द सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट मूविंग ऑन द स्टेनोस्फीयर, एंड इट इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेट इज टेक्टोनिक। तो ये दोनों ही बच्चों के लिए मैंने बताया कि इतने शब्दों में उसको सही से बता दीजिए, तो एग्जामिनर आपसे जुड़ पाएगा। राइट? सो इट इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट मूविंग ऑन द स्टेनोस्फीयर, एंड इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स। हिंदी वाले सही से समझ पा रहे हैं? हिंदी के जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम बच्चे? ओके, तो इस तरह की बातें करें। दूसरी चीज, इसके साथ ही इसका जो है प्रभाव जरूर लिखिए या यूजेज जरूर लिखिए। यूजेस क्या है? प्लेट टेक्टोनिक के बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक जियोमॉर्फोलॉजी का सिद्धांत है, जिसके द्वारा आंतरिक बल से बनने वाली सभी भूआकृतियों की व्याख्या होती है। मेरी बात समझ रहे हैं?
आंतरिक बल से जितनी भूआकृति बनती है, पर्वत बनता है, पठार बनता है, ज्वालामुखी बनता है, सभी के सभी की व्याख्या होती है। तो इस चीज को एम्फसाइज कीजिएगा कि मॉर्गन और पॉर्कर ने इस बात पे बल दिया कि इसके द्वारा जितने भी आंतरिक बल से बनने वाले भूआकृति है उसकी व्याख्या हो जाती है। आंतरिक बल से बनने वाले भूआकृति में क्या क्या है देखिए, इसमें पर्वत है, ज्वालामुखी है और पठार है। इन सभी की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हो जाती है, चाहे महासागरीय पठार हो, महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में हो या जिस किसी क्षेत्र में हो, कोस्टल माउंटेन्स हो, कॉन्टिनेंटल माउंटेन हो। थोड़ा एक जानने के लिए अगर प्रिसाइज रूप से कह दीजिए कि तटीय पर्वतों की व्याख्या हो जाती है और महाद्वीपीय पर्वत की व्याख्या हो जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट सेंस बन जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आ जाना चाहिए, राइट। अगर 55 वर्ड्स आप यूज करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में और ये लिख देते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को किसने दिया और प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा किन समस्याओं का समाधान होता है, तो यूजेज हो गया। दूसरी चीज जान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो पूरे आंसर का डीएनए होता है, बेसिक्स होता है। तो इसमें सारी चीज आ गया। अब दूसरी चीज आ गई कि ये एरिया आपका कंफर्म हो गया कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ठीक है, और क्यों आया, सिद्धांत क्यों आया। दूसरी चीज है कि हमने दिया कि द्वितीय क्रम की भूआकृति की व्याख्या करें। तो द्वितीय क्रम की भूआकृति की व्याख्या के लिए पहले बता दीजिए कि ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या है। ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या है, इसको पूरी को बताइए। आपके पास पर्याप्त वर्ड है और 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर को बताइए कि ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म आप जानते हैं, तो उसको बताइए कि 3 क्रम की भूआकृतियां जो होती है, जो प्रथम क्रम की भूआकृतियां होती है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ बनी होती है, जैसे हमारे महाद्वीप हैं और महासागर का नितल है। द्वितीय क्रम की भूआकृतियां वो होते हैं जो आंतरिक बल के द्वारा बनते हैं, और तृतीय क्रम की भूआकृतियां वो होते हैं जो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बनते हैं। तो यहां पे ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स को लिख गए। इससे एग्जामिनर को यह क्लियर हो गया कि आप सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स अच्छा जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक इसको कैरी करता है, किसकी व्याख्या करता है, सेकेंड ऑर्डर से बनने वाली भूआकृति की व्याख्या करता है। अभी मैं बताने के क्रम में बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ बना हो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जो आंतरिक बल से बना हो वो सेकेंड ऑर्डर, और जो बाह्य बल अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बना हो उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। प्लेट टेक्टोनिक सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से करते हैं। इस चीज को क्वेश्चन में पूछा गया, राइट। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको जोड़ के देखिए, ज्यादा बेहतर होगा कि सेकेंड ऑर्डर को एक टेबल में ले आइए। हम जिन चीजों की व्याख्या करने जा रहे हैं उसको एक टेबल में ले आइए कि सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आया, राइट। इसमें आ गया पर्वत, इसमें आ गया ज्वालामुखी, और तीसरा इसमें आ गया पठार। सो इन तीनों को हम थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब देखिए, जो आपके आंसर के स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल फ्लो में एक बेहतर स्वरूप में विकसित हो रहा है। इंट्रोडक्शन बेहतर हो गया, ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्लियर हो गए। अब ये ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म में पर्वत को भी 2 भाग में बांट दीजिए, एक तटीय पर्वत और एक महाद्वीपीय पर्वत। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको लिखेंगे कोस्टल माउंटेन एंड कॉन्टिनेंटल माउंटेन। अब इतने आने के बाद एग्जामिनर को पूरा पता चल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आप एक्यूरेट रूप से बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आइए, इन चीजों की व्याख्या आने वाले पेजेस में आप बेहतर से कर जाइए। पहले क्या करते हैं कि तटीय पर्वत की व्याख्या कर जाइए। तटीय पर्वत के लिए क्या, इतना तक आपने ड्राफ्ट बना लिया होगा, आप इसको साथ साथ लिख रहे हैं। हेलो, यस सर। हाँ,
तो इन चीजों को समझते हुए जहां फिर एंड होगा सेशन तो मैं आपसे फिर बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं या आपकी क्लियरिटी के लिए जहां जरूरी हो मैं आपसे बात करूंगा। सो देखिए पहला जो आया दैट इज अ कोस्टल माउंटेन, कोस्टल या तटीय पर्वत। अब देखिए तटीय पर्वत है वो किस प्रकार व्याख्या करता है। देखिएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया उसमें बताया कि जो ओशन और कॉन्टिनेंट का कॉलिजन होता है उसके कारण तटीय पर्वत बनते हैं। तो उसमें एग्जांपल देंगे तटीय पर्वत जो है वो महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के कॉलिजन के कारण बनता है। महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से बनते हैं। ठीक है, इस चीज को आप हेडलाइन बना देंगे, पॉइंट बना देंगे। एक चीज और भी ख्याल रखिएगा कि जब आंसर को ड्राफ्ट करें ना, दो चीजों का पूरा ख्याल रखें। एक तो मेन पॉइंट बनाइए, ठीक है, और उसके अंदर जो कीवर्ड आता है उसको अंडरलाइन कर जाइए। अब देखिए इस चीज को प्रमाणित करना है तो हम दोनों चीज को साथ फॉलो करेंगे। एक चीज ये फॉलो करेंगे कि हमें ये दो प्लेट का कॉन्सेप्ट सही हो जाए। एक एरिया है जो महाद्वीप और महासागर का एरिया है, तो क्या हुआ कि महासागरीय प्लेट का सबडक्शन हो गया और तटीय एरिया में क्या है, पर्वत का निर्माण हो गया जहां पे अभिसरण हो रहा है। यह हमने नोट्स में भी और जहां पर भी हमारा लेक्चर है वहां हमने बताया हुआ है। मैं सिर्फ यहां पे बता रहा हूं कि किन चीजों को उसमें लाना है। अब यहां पे देखिए इसके साथ जो है आप साउथ अमेरिका का इस तरह का मैप बना जाइए और यहां पे प्रशांत प्लेट को बना जाइए, यहां पे एंडीज का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो देखिए एग्जामिनर को ये अगर डायग्राम सामने दिखाई देगा उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखा हो वैज्ञानिक शब्द ही नजर आएगा, राइट। तो बताएंगे कि जहां पे एक महासागरीय प्लेट हो और एक महाद्वीपीय प्लेट हो और दोनों का अभिसरण हो रहा हो, तो महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है और उसका जो है निमज्जन हो जाएगा या कहिए कि छेपन हो जाएगा, इंग्लिश में कहिए सबडक्शन हो जाएगा और फिर उस एरिया में तटीय पर्वत का निर्माण हो जाएगा, साथ साथ ज्वालामुखी भी विस्फोट हो जाएगा। ऐसा होता है साउथ अमेरिका में, देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में भी जो आपका अमेरिकन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है दोनों का कॉलिजन हुआ और जिसके कारण देखिएगा एंडीज का निर्माण हुआ, रॉकीज का निर्माण हुआ और साथ साथ ज्वालामुखी भी इस पे निर्मित हुए। तो इसकी व्याख्या हमने नोट्स में बहुत अच्छा से किया हुआ है। मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, जो हमने लेक्चर में लिखाया हुआ है उसमें इसी रूप में लिखाया हुआ है या फिर हमने पीडीएफ भी दिए हुए हैं, इसी रूप में है, वो हैंड रिटन नोट्स का हिस्सा है। तो ये डायग्राम ऑफ कोस्टल माउंटेन को बताइए। कोस्टल माउंटेन में एक ही एग्जांपल लीजिए, वो नॉर्थ अमेरिका का, रॉकी और एंडीज का, और इस प्रकार के डायग्राम को बता जाइए। फिर देखिए दूसरा चीज है, इसमें कहता है सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में पर्वत का ही दूसरा हिस्सा होता है, वो होता है महाद्वीपीय पर्वत। इसको लाएंगे महाद्वीपीय पर्वत। देखिएगा महाद्वीपीय पर्वत का जो एग्जाम्पल है वो हिमालय है। हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें दिया कोस्टल माउंटेन और दूसरा दिया हमने कॉन्टिनेंटल माउंटेन, जिसको हमने महाद्वीपीय पर्वत कहा। तो महाद्वीपीय पर्वत में देखिएगा कि दो महाद्वीपीय प्लेट सामने आए, इसको सामने लाइए। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट है, इसको सामने लाइए और इसके कॉलिजन के द्वारा हिमालय को इस तरह की संरचना में उसको दिखा जाइए। ये ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, दोनों के बीच कॉलिजन हो रहा है। जो टेथिस का हिस्सा है उसका पार्शियल इरप्शन हो रहा है। यहां पे क्या कीजिए कि हिमालय को, इंडिया को लाइए और इधर यूरेशियन प्लेट को लाइए और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स को लाइए, ये टेथिस को लाइए। इस तरह के सिंपल डायग्राम एक वंडर प्रोड्यूस कर सकता है, जो एग्जामिनर को बहुत क्लियरिटी समझ में आएगा कि इससे सारी चीज का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन के समय में बहुत ही संयमित रहें, अपने आप में रहें, पीसफुल रहें। अगर ऐसे डायग्राम बना रहे हैं और आप स्टेंसिल का यूज कर रहे हैं तो और भी खूबसूरत सा आंसर बनाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, जल्दी बनाने के क्रम में, जैसे मैं बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो खराब है, अच्छा ही है। अगर आप स्टेंसिल से थोड़ा बनाइए तो और भी बेहतर हो जाएगा। स्केल का यूज कीजिए, प्लेट्स बेहतर हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन में आंसर का प्रेजेंटेशन उसे खूबसूरत भी बनाना होता है,
वर्ड से भी, आपके राइटिंग से भी और डायग्राम से भी। तो एक एरिया की व्याख्या हो जाएगी कि पर्वत की व्याख्या किस प्रकार है। सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में आ गया पर्वत। या फिर अगर जैसे बिहार में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन यूज करते हैं या लैंग्वेज यूज करते हैं, तो देखिएगा कि वहां के जो क्वेश्चन फ्रेमर होते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को यूज करते हैं। तो जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर दे दिया, वो सीधा दे देंगे कि इससे बनने वाली भूआकृतियों में पर्वत, पठार और ज्वालामुखी की व्याख्या कीजिए या किसी एक की व्याख्या कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आ गया महाद्वीपीय पर्वत और महासागरीय तटीय पर्वत। अब देखिए यहां पे तीसरी चीज है जो ज्वालामुखी की व्याख्या। ज्वालामुखी को भी आप दो भाग में बांट लीजिए, वॉल्केनोज को भी दो हिस्से में बांट लीजिए। एक हिस्सा हो गया ओसनिक और एक हो गया कॉन्टिनेंटल। इसको फिर हिंदी में कर दीजिए जो जिस भाषा में आप लिख रहे हो। एक महाद्वीपीय ज्वालामुखी और एक महासागरीय ज्वालामुखी। स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर में बता जाइए। जब महासागरीय ज्वालामुखी लिखेंगे तो आप ओसनिक रेज लिखेंगे, जिसे हमने बनाया कि ये एरिया है महासागरीय का हिस्सा। यहां पे अफ्रीका है, यहां पे साउथ अमेरिका है और इस एरिया में आपको डाइवर्जन हो रहा है। दोनों में एरिया में दो प्लेट अपसरित हो रहे हैं। तो उस एरिया में देखिएगा ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक इस तरह का पर्वत का एक क्रम बनता है और इस प्रकार देखिएगा कि पूरा का पूरा महासागरीय क्षेत्र में एक रीज बनता है। ज्योग्राफी में हमने रीज बताया है। रीज का अर्थ होता है ऐसा पर्वत जो एक क्रम में हो, उसके समानांतर पर्वत ना हो। जैसे देखिएगा कि रेंज होते हैं उसमें समानांतर पर्वत होते हैं, काल्डेरा में समानांतर पर्वत होते हैं। ये ओसनिक रिज होता है जिसमें समानांतर न होकर एक रेखा में पर्वत का विकास नजर आता है। सो ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक ये रिज का विकास है, महासागर में होने वाले ज्वालामुखी का विकास है। ये आपके डाइवर्जन के कारण है, अपसरण के कारण है। दूसरा जो आप लिखेंगे जो ओसनिक में, वो लिखेंगे तटीय क्षेत्र में। जैसे उसको फायर रिंग बेल्ट है, इसमें सेकेंड एग्जांपल दे देंगे फायर रिंग का। फायर रिंग बेल्ट में वॉल्केनोज का विकास कैसे हो रहा है आप सभी को पता होगा। मैं इसको सामने लाता हूं कि फायर रिंग एरिया में ज्वालामुखी का विकास किस प्रकार होता है। उसमें आपने देखा होगा कि सपोज मैं ये साउथ अमेरिका का मैप बना रहा हूं, तो देखिएगा यहां से यहां तक, इस अलास्का से लेकर ये आपके चिली तक का एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ज्वालामुखी का क्षेत्र है और दो प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र बनता है। ठीक उसी तरह देखिएगा कि एशिया का हिस्सा है और यहां पे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो यहां पे देखिएगा कि ये एरिया आपका कमचटका प्रायद्वीप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी का एक क्रम बनता है। इसको हम फायर रिंग बेल्ट कहते हैं या हम हिंदी में अग्नि मेखला कहते हैं। तो इसका जो विकास है ड्यू टू सबडक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। तो हमने दोनों चीज को बता दिया कि तटीय क्षेत्र के ज्वालामुखी कैसे बनते हैं और महाद्वीपीय क्षेत्र, महासागर के बीच के ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। अब यह बात आ गया कि महाद्वीपीय क्षेत्र में कैसे बनते हैं। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में जहां भी ज्वालामुखी होगा वो हॉट स्पॉट एरिया होगा। जैसे देखिएगा कि हमारा ये एरिया है, अफ्रीका का एरिया है। तो जहां भी एरिया है वो हॉटस्पॉट एरिया है जहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट होकर महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है या जहां ज्वालामुखी संरचनाओं का विकास हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं रिकैप करता हूं आंसर को कितना बेहतर बनाया जा सकता है और आंसर को जैसे पूरा मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक लिखा, अब मैं फिर से रिकैप करता हूं, टेक्टोनिक्स लिखा, तो इसका हमने क्या किया, पहले मीनिंग, अर्थ या इंट्रोडक्शन लिख दिया, पहली बात हो गई। दूसरा जब आया तो लैंडफॉर्म पे लाए, भूआकृति पे आए। भूआकृति को हमने तीन भागों में बांटा। एक भाग में हमने पर्वत लिखा, एक में हमने ज्वालामुखी लिखा और तीसरे में हमने
पठार लिखा। अब इसे हम ऐसा बांट दिया कि एक तटीय पर्वत हो गया और एक महाद्वीपीय पर्वत हो गया, इसकी व्याख्या हो गई। फिर ज्वालामुखी में दो तरह की बातें होगी, एक महासागरीय क्षेत्र में और एक महाद्वीपीय क्षेत्र में। इन सभी को व्याख्या करने के बाद हम लास्ट में आएंगे कि सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म पठार भी होता है। तो पठार में आमतौर पर सिल्ड का निर्माण होता है या ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, राइट। आप देखेंगे कि महाद्वीप के निर्माण में या टेक्टोनिक फोर्स के द्वारा जो पठार बनता है वो दो रूप में बनता है। एक देखिएगा कि आपका कोलंबिया का पठार है, यहाँ पे इस एरिया में, ये साउथ अमेरिका का एरिया है, यहाँ पे सबडक्शन हुआ, और यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में यहाँ सबडक्शन हुआ और एक कोलंबिया का पठार आ गया। तो ये ज्वालामुखी निर्मित पठार है। ठीक उसी तरह देखिएगा कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो पठार बनता है उसको हम वोल्केनिक प्लेटूज कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है अपलिफ्टमेंट के कारण होता है, जैसे पूरा के पूरा अपलिफ्टमेंट एरिया या पठार एरिया का अपलिफ्टमेंट हो जाए तो वो महाद्वीपीय पठार के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसे हम जो फर्स्ट फोर्स पढ़ते हैं तो लिखते हैं अपलिफ्टमेंट फोर्स, ऊपरी बल, डियास्ट्रॉफिक बल में कहते हैं ऊपरी बल। तो दोनों तरह के महाद्वीपीय पठार भी और ज्वालामुखी पठार दोनों ही इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पृथ्वी पे बनने वाले सभी सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और इसके द्वारा सभी महाद्वीपों के पर्वत, ज्वालामुखी और पठार की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये सारी की संरचना आपको फुलफिल होता है और करीब 500 वर्ड्स में करीब 5 से 6 डायग्राम्स में मैप के साथ इसको बना देते हैं तो आपको जितना मार्क्स चाहिए उससे ज्यादा बेहतर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने लिखा है जो आंसर हमारे पास है और हमने उसको चेक किया है, तो ये आंसर कमोबेश सब बच्चों ने बेहतर ढंग से लिखा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना लिया? हेलो, यस सर। ये बातें समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, आपको कोई समस्या हो तो बताइए, प्रॉब्लम? क्वेश्चन के रिगार्डिंग सर। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमने डील किया उसमें कोई बातें समझ ना आया हो या आप समझते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, आप अपने विचार बताइए। नो सर, इसके रिगार्डिंग तो नहीं है सर, बट सर जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना रहता है सर। हाँ, उस पे आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 50 मार्क्स का ना, उसको हमने पूरी बॉडीज में डील किया और इसमें काफी रॉ मटेरियल है जिसको आप लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ए बी सेक्शन वाला उसको मैं ले रहा हूं, ठीक ना। तो इसको देखिए कि एरिया है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हमने लिया 25 मार्क्स का और ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हो तो आपको मार्क्स कटने की संभावना होती है, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है और उसी का स्टेटमेंट करेक्ट होगा जो काफी डेप्थ स्टडी किया हुआ हो, राइट ना। इसको बोलते हैं, ये तीनों चीज है जो डेविस थ्योरी का हिस्सा है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, भूदृश्य संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। लैंडफॉर्म इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, राइट, ऐसा कहा गया। अब देखिए यहां पे स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेज, इसको बोलते हैं ट्रायो ऑफ डेविस, राइट। उसको कहा जाता है, डेविस का दिया गया 3 संकल्पना, 3 कॉन्सेप्ट, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोसेस और तीसरा स्टेज। अब मेरी बात को समझिए। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रक्चर की व्याख्या करनी है। पहले बता देंगे कि डेविस ने अपने साइकिल ऑफ इरोजन में ये ट्रायो दिया, ये 3 को संकल्पना दी कि भूआकृति का विकास क्रमिक रूप से इन 3 कारणों से होता है, 3 फैक्टरों के द्वारा होता है। यह है संरचना, प्रक्रम और अवस्था। और इसका प्रभाव उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है जहां नदी का प्रभाव ज्यादा है। सो डेविस ने जो ज्यादा इंफेसिस किया फ्लूवल लैंडफॉर्म्स को किया, या आप कह सकते हैं नदी निर्मित भूआकृतियों को किया, ठीक है। तो इन चीजों को आप रखेंगे। अब स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज आएगा।
एज ऑफ रॉक। अब फिर ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कीजिए तो सारे शब्द पॉइंट्स में आ जाएं कि जिन चीजों के द्वारा उसकी व्याख्या हो जाए। एक चीज देखिए, एज ऑफ रॉक है। एज ऑफ रॉक लैंडफॉर्म्स के निर्माण में कैसे सहायक होता है। जैसे देखिए, एक पुराना सा रॉक है और एक नया रॉक है, या उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले जाइए कि एक हिमालय का रॉक है और एक दक्षिण भारत का रॉक है। उसमें इरोजन उसमें ज्यादा होगा जो नया चट्टान है, और जो पुराना चट्टान है वहां पे इरोजन कम होगा। तो लैंडफॉर्म बनने की जो प्रक्रिया है चट्टान की संरचना पर निर्भर करती है, ऐसा डेविस ने कहा। सो नए चट्टान में अपरदन अधिक होगा और पुरानी चट्टान में अपरदन कम होगा, ऐसा उन्होंने संरचना पे जोर दिया। दूसरा चीज उन्होंने कहा लेयर्स ऑफ रॉक। उन्होंने कहा चट्टान की परतें। लेयर्स ऑफ रॉक में देखिएगा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल रॉक है या कोई वर्टिकल रॉक है, वो चट्टान की संरचना को या भूआकृति की संरचना को बहुत प्रभावित करता है। ऐसे कोई जान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल रॉक है और उसका ऊपरी परत हार्ड चट्टान का बना हुआ है और नीचे का चट्टान सॉफ्ट चट्टान का है, तो ऊपरी चट्टान पे कम अपरदन होगा। सो लेयर्स ऑफ रॉक में चट्टान की परत को बताया कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस रूप में है। दूसरा चीज कहा उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ रॉक। अरेंजमेंट, या इसको कहिए, इसको तीसरे रूप में चट्टानों का क्रम। चट्टानों का क्रम, ये क्या हुआ? चट्टानों का क्रम। मेरी बात को समझिए, हमने कई बार पढ़ाया सभी लैंडफॉर्म में कि एक चट्टान ऐसा है कि ये इस तरह का वर्टिकल है, हार्ड सॉफ्ट ऐसा है, ठीक है। तो देखिएगा सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक का, और हार्ड रॉक अपनी जगह पर रह जाएगा। तो इससे भी जो संरचना बनाएगी, जैसे रैपिड्स हमने पढ़ाया है, कैस्केड्स पढ़ाया है, ऐसा निर्माण हो जाएगा। लेकिन ऐसी संरचना हो जहां पे हॉरिजॉन्टल लेयर हो, इस तरह के लेयर्स हो, तो देखिएगा इस तरह सॉफ्ट लेयर का टूटना हो जाएगा और हार्ड रॉक अपनी जगह पे रह जाएगी, और इस तरह वाटरफॉल जैसी चीजों का विकास हो जाएगा, राइट। तो ये है स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहा है। क्या क्या हमने स्ट्रक्चर में मेन पॉइंट्स लाया? एज ऑफ रॉक, द सेकेंड हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ रॉक, एंड द थर्ड वन अरेंजमेंट ऑफ रॉक, जो चट्टान का अरेंजमेंट किस प्रकार है। तीसरी चौथी चीज जो डेविस ने कहा वो ये कहा कि स्लोप ऑफ द सरफेस। ऐसा देखिए कि एक हमने वर्टिकल लेयर लिया और एक जेंटल लेयर लिया, राइट। तो वर्टिकल लेयर होगा वहां पे अपरदन ज्यादा होगा, और जहां पे जेंटल लेयर होगा वहां पे अपरदन कम होगा, राइट। अब ऐसे देखिए, लास्ट 5 पॉइंट लेके जरूर चलें जिसकी व्याख्या आपको डायग्राम से किया हो, हमारे नोट्स में दिया हुआ है, और जो हमने पीडीएफ नोट्स दिए हैं उसमें बहुत ही बेहतर ढंग से हाथ का बना हुआ डायग्राम से उसको आप फॉलो करेंगे। इसमें देखिएगा कि ये एरिया है जहां पे फॉल्ट है, वलन है और भ्रंशन है। जैसे एक एरिया वलन का एरिया होगा तो इस तरह का फोल्ड होगा। एक फॉल्ट एरिया है, अगर कोई रॉक है और यहां इस तरह का टूटा हुआ एरिया हो तो यहां पे स्टीप स्लोप होगा, यानी तीव्र ढाल होगा, और यहां पे मंद ढाल होगा। अब बताइए अपरदन कहां ज्यादा होगा? इस एरिया में फॉल्ट या फॉल्ट में? फॉल्ट में ना, भ्रंशन में। चूंकि भ्रंशन में 90 डिग्री बन रहा है ना, जब भी बनेगा तो क्रैक्स होगा, तो यहां पे अपरदन ज्यादा होगा और इस एरिया में अपरदन कम होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हमने एक वर्ड लिया दैट इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में बता देंगे कि चट्टान की संरचना होता है, और चट्टान की संरचना के अंतर्गत 5 चीजों को शामिल करते हैं। वो 5 पॉइंट्स को हमने अभी लाया, उस चीज को क्रमिक रूप से बनाइए, और उससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं हमने ये अपने लेक्चर के दौरान बनाए हैं, उसको स्केच कर जाइए, वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज है जो व्याख्या के रूप में जो सेकेंड एरिया को लाएंगे, दैट इज प्रक्रम, दैट्स अ प्रोसेस। देखिए प्रोसेस बड़ी आसान है, जिसने जीएसबी पढ़ा हुआ है वो प्रोसेस को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। देखिएगा जितनी एजेंट्स होते हैं सभी के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, बस समझिए।
एक हमारे पास नदी है, राइट, ऐसा कर लें हम इसको, हमारे पास प्रक्रम ऐसा लिखें, उसमें रिवर्स है, ग्लेशियर है, विंड है, सी वेव है और अंडरग्राउंड वाटर है। ये चार चीजें हैं ना। अगर हिंदी कर दीजिए ज्यादा अच्छा है। नदी है, पवन है, हिमानी है, सागरीय तरंग है और भूमिगत जल है। ये चार चीजें हैं। अब देखिए कि इससे बनने वाली भू-आकृतियों को हमने जीएस में भरपूर पढ़ा हुआ है। अपरदन से कौन सा बनता है, निक्षेपण से कौन सा बनता है, इन सभी का लिस्ट लिख चाहिए। बात समझे। नदी को देखिएगा कि नदी जहां से शुरू होती है तो वहां पे पहले गॉर्स बनेगा, कैनियंस बनेंगे, फिर आपको देखिएगा कि मियांडर बनेगा, डेल्टास बनेगा। अगर 5-6 लैंडफॉर्म भी लिख देंगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि नदी का प्रोसेस ऐसा है। फिर जैसे देखिए कि हमने ग्लेशियर पढ़ा हुआ है, तो ग्लेशियर की जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं उसको पर्वत से लेकर मैदान ड्रमलिंग तक लिख जाइए। जैसे हमने सर्ग पढ़ा हुआ है, यू से बैली पढ़ा हुआ है, फिर हम लोगों ने रॉस मोन्टानी पढ़ा हुआ है, ड्रमलिन पढ़ा हुआ है। इन सभी चीज को लिख जाइए। और अगर आपके पास वर्ड्स बचे हुए हों, अगर बहुत लेंथी नहीं लिखे हो, तो उसको 20-20 शब्द में डिफाइन कर जाइए कि ये संरचनाएं बनती है। ठीक है। उसके बाद जो है सी वेव्स हैं, ओस्टिक या विंड है, विंड के द्वारा जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बना जाइए और उस वर्ड्स को लिख जाइए। आपका जीएस भी मदद करेगा और बहुत ज्यादा स्पेशल नॉलेज की वहां पे जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको डिफाइन करने की जरूरत है। ऐसे ही अंडरग्राउंड वाटर के जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, अगर आप स्केच कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हमने जो डायग्राम बनाया है, हमने जो देखिएगा ऐसा हमने डायग्राम बनाया हुआ है हमारे नोट्स में या वीडियो जो भी लेक्चर है उसमें, वो हाथ से बनाने लायक डायग्राम्स है। ऐसा है या नहीं? जो हमने डायग्राम बनाया है वो आप बना पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उसी डायग्राम, जैसे बुक के डायग्राम है उसको आप नहीं बना पाएंगे, ठीक ना? तो हाँ, सीधा स्केच डायग्राम बनाइए। एग्जामिनर को ये मैसेज आना चाहिए कि ये चीज आपकी समझ में है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखिए इसके बाद जो है प्रोसेस के बाद स्टेज आया, तो देखिएगा कि डेविस ने स्टेज पे बड़ी बल दिया और स्टेजेस की व्याख्या बहुत की है ना। तो स्टेजेस में जिसमें डेविस का जो एरिया है वो बिल्कुल दिखाई देता है, उस चीज को डायग्राम को बना चाहिए, राइट। और उसके स्टेजेस को बांट दीजिए। जैसे यंग स्टेज है, मैच्योर स्टेज है एंड ओल्ड स्टेज है। इस स्टेजेस को, इसको सी लेवल लिख जाइए, राइट ना। और इसको अपरदन का एक एरिया को इस तरह मार्क कर जाइए। यहां पे मिनट नॉट लिख जाइए, राइट। अब यहां पे तीनों स्टेज में जो हमने नदी की अवस्थाओं में पढ़ाया हुआ है कि यंग स्टेज में क्या होता है, कि देखिएगा कि नदी का प्रवाह बहुत ही संकीर्ण क्षेत्रों में होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, इरोजन काफी ज्यादा होता है। तो यंग स्टेज में जितने लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इरोजन से बनते हैं। उसका लिस्ट लिख जाइए, यहां पर भी इसी में लिख जाइए कि लैंडफॉर्म बनेगा, राइट। और उसमें वैली डिपनिंग की एरिया है। सेकेंड एरिया में आपको वैली वाइडनिंग का एरिया है, उसमें मियांडर वगैरह को लिख जाइए। और द लास्ट स्टेज है जहां पे देखिएगा कि वो पेनी प्लेन में बदल जाता है, उसे बताएंगे कि यहां मैक्सिमम जो है डिपोजिशन होगा और कोई इरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसकी व्याख्या प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है। तो डेविस का यह सिद्धांत कि भू-आकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है, एक बहुत ही बेहतर रूप में उसकी व्याख्या हो जाएगी। क्लियर? सही समझ में आया? हाँ, इसमें से कुछ जोड़ना चाहेंगे? इसमें से आप लोगों का वीडियो क्यों नजर आ रहा है? स्विच ऑन योर वीडियो। फर्स्ट टाइम जब ऑन कर रहे थे सर तो परमिशन मांगा था, तो माइक का दिए थे, वीडियो कैमरा का नहीं दिए थे सर, इसलिए ऑन नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, मैं बता दूंगा, ऐसा जरूरी है क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मैं बात तो कर पाऊं ना। जो बच्चे यहाँ से जुड़े हैं उनको वो पूछ पाए, बात कर पाए, तो फिर मैं इस पे बेहतर काम कर पाऊं। ठीक है। सो जितने भी टेस्ट हैं होंगे
जितने भी आपने लिखा है आप जरूर पोस्ट करें और उन सभी की व्याख्या हम डिस्कस कर लेंगे। जहां कहीं प्रॉब्लम आए तो उसमें बताइए कि आपका ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ओके, सो इस चीज को ड्राफ्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो तीसरा एरिया है, जी बोलिए। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? ओके, यहां पे देखिए ज्वालामुखी क्रिया से क्या समझते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पे इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया की हमने व्याख्या की हुई है। ज्वालामुखी में सारा चीज आता है, मैग्मा के निर्माण से लेकर लिक्विफिकेशन से लेकर इरप्शन तक की प्रक्रिया आती है और सभी का संबंध प्लेट टेक्टोनिक से है। यहां पे प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर नकारात्मक भूआकृतियों का वर्णन करें, ऐसा हमने एक लैंग्वेज यूज किया। तो देखिएगा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो दो तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, एक पॉजिटिव लैंडफॉर्म्स और एक नेगेटिव लैंडफॉर्म्स। नेगेटिव लैंडफॉर्म्स नकारात्मक और सकारात्मक लैंडफॉर्म दोनों बनते हैं। तो इसमें जानिए कि डिफरेंस क्या है। जो लैंडफॉर्म पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनता हो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव लैंडफॉर्म्स, या उसको अगर आपको बीपीएससी में लैंग्वेज यूज करेगा तो लिखेगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, आंतरिक भू आकृति। ये जो पॉजिटिव लैंडफॉर्म हो गया ये इंट्रूसिव हुआ या आंतरिक भू आकृति हुआ, और जो नेगेटिव लैंडफॉर्म्स हुआ वो आपका सरफेस लैंडफॉर्म हुआ, बाह्य भू आकृति हुआ। समझ गए? जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे भू आकृति बनता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव लैंडफॉर्म, चूंकि किसी के टूटने से बनता है वो। और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनता है, किसी कोई चीज टूटती नहीं है, वहां पे जमाव होता है और नई संरचना का विकास होता है। ठीक है, तो आंतरिक भू आकृति की हम चर्चा न करें। यहां पे ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव लैंडफॉर्म जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पे बनता है उसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो पॉजिटिव लैंडफॉर्म जो है उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें सारे के सारे डायग्राम्स, सारे के सारी चीजों की व्याख्या एक बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि पॉजिटिव लैंडफॉर्म कैसे, नकारात्मक कैसे होगा। इसमें देखिएगा एक वॉल्केनिक कोन होता है, तो इसको शंकु कहते हैं। सबसे पहले जो निर्माण होगा, जैसे कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो तो देखिएगा कि मैग्मा का जमाव हो जाएगा, राख का जमाव हो जाएगा, और इस तरह से कोई संरचना विकसित हो जाएगी जो कोनिकल है, उसको हम शंकु कहते हैं। अब इस शंकु का प्रकार है, जब ऑप्शनल यूज कर रहे हो तो सभी प्रकार की व्याख्या कर जाइए। देखिएगा एक शंकु होगा जिसमें मोनोलिथिक होगा, एक ही लेयर होगा ही नहीं, तो इसको हम सिंडर कोन कहते हैं। एक इस तरह का कोन होगा जिसमें कि इस तरह की परतें बनी होगी, इसको कंपोजिट कोन कहते हैं, संयुक्त कोन कहते हैं। या उसमें देखिएगा कि एक बार विस्फोट हुआ और फिर कई वर्षों तक नहीं हुआ, 2-4 वर्ष तक नहीं हुआ, फिर से इरप्शन हुआ, और कई बार इरप्शन होने के बाद देखेंगे कि परतों का विकास क्रमिक रूप से हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिफरेंट लेयर्स को हम कहते हैं कंपोजिट कोन। फिर ऐसा हुआ कि इस एरिया में इरप्शन बिल्कुल खत्म हो गया, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष तक नहीं हुआ, और फिर जाके इस एरिया में ऐसा कुछ हुआ कि विस्फोट हुआ इस तरह का, जहां पे ये चैम्बर्स था, जो पाइप था जहां से विस्फोट हो रहा था, वहां से ना होकर अलग अलग स्थानों से होने लगा, इस तरह होने लगा। तो देखिएगा कि डिफरेंट सरफेस पे पुराने कोन पे नए कोन बनाएंगे, इस तरह का कोन बनाएगा, तो इसको बोलते हैं पैरासाइट कोन, राइट। तो इस तरह छोटे छोटे डायग्राम्स को बेहतर बना के आप उसकी व्याख्या करते जाइए कि कोन ऐसा होता है, कोन के प्रकार ऐसे बनते हैं। ठीक है, और इसको शुरू कर लीजिए वहां से जहां पे हमने बनाया कि एक एरिया वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और इस एरिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ज्वालामुखी का मुख बन गया हो। उसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। देखिएगा कि एक एरिया है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो उसके इस एरिया में देखिएगा जहां पे मैग्मा का
लावा का विस्फोट बाहर की ओर हो रहा है, ये क्रेटर का विकास हो गया। सबसे पहली संरचना तो क्रेटर ही होती है। उसके बाद देखिएगा कि इस एरिया में जो जमाव हो गया हो, विस्फोट बहुत दिन नहीं हुआ हो, तो देखिएगा कि इस एरिया में बाद के दिनों में झील का विकास हो जाएगा। इस झील को हम काल्डेरा कहते हैं। ये एरिया क्या हो जाएगा? काल्डेरा हो जाएगा। तो क्रमिक रूप से जैसे देखिए हमने कहा क्रेटर का विकास हो जाएगा, काल्डेरा का विकास हो जाएगा, फिर हमारे शंकु के प्रकार विकसित हो जाएंगे, राइट। उसके बाद देखिएगा कि इस एरिया में जैसे कोई पर्वत है, ऐसा कोई पर्वत है, ज्वालामुखी का क्षेत्र है, वहां लेयर्स ऑफ मैग्मा है, इस तरह का परत है चट्टान का। उस चट्टान के बीच में कहीं पर पानी आ जाए, राइट, पानी है और मैग्मा चैम्बर के करीब है, तो देखिएगा पानी का विस्फोट हो जाएगा। इस तरह के पानी का देखिएगा एक विस्फोट बनाएगा। इस तरह के स्फोट को हम गीजर कहते हैं, या गेसर लिखा होगा आपकी बुक वगैरह में। और यहां पे देखिएगा जब ये पानी का इवेपोरेशन हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, वाष्प निकल आए, तो उसको हम फेमरोस कहते हैं, दैट इज फेमरोस। तो मैं ये बताता हूं, ये हमने जल्दी में बताया और सारे स्ट्रक्चर को बताया, टाइम के अनुसार हम इसको मैनेज किए कि ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बता जाइए कि वोल्केनिज्म क्या है एक पैराग्राफ में। उसके बाद एक स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, आप एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाएं और इस सारे लैंड फॉर्म में बता जाइए कि पॉजिटिव लैंड फॉर्म क्या होता है, नेगेटिव लैंड फॉर्म्स क्या होता है। तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि आपको इसका आइडिया क्लियर है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। उसके बाद जो नेगेटिव लैंड फॉर्म्स है उसको स्ट्रक्चर में ही एक लाइन में सबका नाम लिख जाइए, राइट। उससे क्या होगा कि आपको लिखने में भी सहजता होगा, एक एक पॉइंट्स को आप डायग्राम में बेहतर से बना पाएंगे। तो फेमरोस तक की बातों को क्रमशः उसको लिख जाइए। तो 25 मार्क्स के लिए यह सबसे बेहतर क्वेश्चन हुआ। स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज भी 25 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके मार्क्स बहुत ही कम कटेंगे अगर डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन आप बेहतर है तो इस चीज की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अब जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्रम से हमने दिया था, नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियों की व्याख्या करें। तो नदी सबको पता होता है, राइट। नदी में क्या कीजिए कि नदी की अवस्था बता जाइए, स्टेजेस बता जाइए। इसको यंग स्टेज कर जाए, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था कर जाइए, ठीक है। इसमें इससे पहले अपर्दन की प्रक्रिया लिख जाइए। अपर्दन जो है किस प्रकार होता है, द प्रोसेस ऑफ इरोजन। देखिएगा कोरेजन होता है, कोरोजन होता है, इसमें एट्रीशन होता है। इन शब्दों को परिभाषित कर जाइए। फिर ये लैंड फॉर्म्स हैं, युवावस्था में कौन कौन है उसका स्ट्रक्चर बना जाइए, प्रौढ़ावस्था में कौन कौन बनता है उसका, और ओल्ड स्टेज में कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं। दूसरी चीज, जो नॉन ज्योग्राफर बच्चे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया है अपने एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक मैप बनाना, मैप को जरूर प्रैक्टिस करें। और यूपीएससी बीपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन आपको अब एग्जामिनेशन हॉल में स्टेंसिल ले जाने दे जाता है। आप स्टेंसिल ले जा सकते हैं वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। आप सभी ने स्टेंसिल से प्रैक्टिस किया है? हेलो, स्टेंसिल यूज किए होंगे। जैसे इंडिया का स्टेंसिल है या वर्ल्ड का स्टेंसिल है, वो प्लास्टिक का स्टेंसिल आता है ना, हाँ, तो उसको बना के आप इसकी व्याख्या कर लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे रोक रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों की समस्या सुन लूं फिर आगे बढ़ूं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है इन दिनों? सर हिंदी मीडियम्स का सर एक बार चेक कर लीजिएगा सर, वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है सर, ज्यादा वो 3-4 टॉपिक का ही अवेलेबल है। ओहो, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं, हिंदी मीडियम के सभी टॉपिक 1 to all हमने चेक किए हैं और पीडीएफ को हमने अपलोड किया है। आप सर से रिक्वेस्ट करके ना
उसको ओपन करवा लीजिए। सभी के सभी पूरे बुकलेट अवेलेबल है, बल्कि जिन बच्चों ने इनरोल किया था उन सभी को हार्ड कॉपी भेज दिया गया है। और कोई समस्या बताइए जो फेस कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए तो मुझे ज्यादा। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ सर। जी जी समस्तीपुर बिहार से हूँ। जी। सर वो 45 डे का कोर्स किया था, उसमें सर प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं, हमने क्या किया देखिए मैं बताता हूँ। 45 डेज के वीडियोस में हमने 3 सेक्शन अपलोड करवाए थे अभी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। उसमें सॉइल वेजिटेशन भी है। इतना तक मिल गया आपको? जी। हाँ, उसमें से बाकी पहला जो टॉपिक है उसमें पूरा नहीं है सर वीडियो। हाँ, मैं आपसे बात बोला कि सर दूसरे खंड में मैं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बताया। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल वेजिटेशन तक सारे वीडियोस आपको जरूर होंगे। वहां मिला आपको? नहीं सर, सारा वीडियो नहीं है। सॉइल वेजिटेशन का सिर्फ सिलेबस डिस्कशन हुआ है, सब वीडियो नहीं है। अच्छा, अपडेट करा देता हूँ। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि जो रिमेनिंग जो हमने गेस्ट टॉपिक्स दिए हैं, करीब 56 गेस्ट टॉपिक सभी को मिल गया। ये सभी को मिला। हाँ, वेरी गुड। तो उस जितनी भी गेस्ट टॉपिक हैं उसके 1 to all के सबसे बेहतर वीडियोस आपको अवेलेबल होगा। जितना रिकॉर्डेड वीडियो है वो तो है ही, जो रिमेनिंग 10 से 15 टॉपिक हैं उसको फ्रेश रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो उसमें से जितने टॉपिक्स हैं, जैसे नेक्स्ट सेक्शन आपके पेपर हो रहे हैं, उससे पहले इसको रेगुलर करके हम, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, उससे रिकॉर्ड करके मैं उसको अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, और कोई समस्या आ रही है? सर 45 डेज वाले प्रोग्राम में सर पीडीएफ हिंदी में सर नहीं है ज्यादा अवेलेबल है। इसका जवाब मैंने दे दिया है। एक बार सुनिए कि हिंदी में सारे के सारे पीडीएफ हैं, सिर्फ ना सर से कह के ओपन करवा लीजिए तो वो चीज आपके काम का हो जाएगा। आप उसको डिजिटली रिक्वेस्ट मैसेज भेजा था सर, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया सर। ठीक है, मैं करवा देता हूं, डोंट वरी राइट ना। इस चीज के लिए आप उसकी चिंता मत करो, ठीक ना। सो यू विल हैव ऑल द वीडियोस, ऑल द कंटेंट्स। अब देखिए मैं बताता हूं जिस चीजों को हमने बताया है। हाँ, कोई और बोलना चाहते हैं? और कोई बोलना चाहते हैं? हेलो सर। ओके, ठीक है। आप देखिए ये सारी चीज मैं डिस्कशन में लाऊंगा। जो नेक्स्ट डिस्कशन आएगा थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को आएगा, वो आपको क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन का अगर प्रॉब्लम होता हो तो आपके मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। जो आज का सेशन है हमने 1 आवर का रखा था क्योंकि फर्स्ट सेशन है। ठीक है, हेलो, स्पीकर आप ऑफ कर लीजिए। स्पीकर ऑफ कर लीजिए प्लीज, तो बात कर पाएंगे हम। ये सेशन हमने 1 आवर का रखा था जिससे कि हम स्ट्रक्चर आपको बता पाए, मेजर क्वेश्चन को बता पाए। जो नेक्स्ट सेशन होगा ये 2 आवर्स के सेशन होंगे, जिसमें और भी जितने भी उस यूनिट के क्वेश्चन होंगे उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को मैं रोकता हूं यहाँ पे। सर उसमें सेकंड टेस्ट वाला जो सर क्वेश्चन है उसमें सर वो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है सर। अच्छा, मैंने क्या उसमें एक डिफरेंस होगा, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा। चूंकि देखिए, जो कि पिछली बार साइक्लोन कई वर्ष नहीं पूछा गया है, राइट ना, तो मेरा ये विचार था कि साइक्लोन को इस तरह तैयार कर लिया जाए कि ये पूरा ही पूरा बेहतर क्वेश्चन लिख पाए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट डिस्कशन आएगा उसमें पूरे अच्छे स्ट्रक्चर बनवा दूंगा और एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उससे आप नोट्स बनाइए और अपने विचार को डेवलप करके लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मुझे सुना आपने और मेरे अनुसार काम किया। ठीक है, मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। थैंक यू।